सभी लोगों का विज्ञान के इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये इंटरमीडिएट जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत पहला चैप्टर जो कि सिलेबस के अंतर्गत है। और इसमें हमको सबसे पहले ये एक नीचे लिखा हुआ है पुष्प की संरचना, इसका अध्ययन करना परम आवश्यक है। क्योंकि जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनमें जो पुष्प होता है वो एक मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, जो कि एक लैंगिक संरचना होती है। जैसे कि आप लोग पुष्प में देख सकते हैं, इसमें कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं। वास्तविक रूप से पुष्प में 4 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, जिन्हें व्हर्ल्स कहा जाता है। ये 4 प्रकार के चक्र, जिनको हम क्रमशः इस प्रकार से जान सकते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 प्रकार के चक्र होते हैं जो कि एक द्विलिंगी पुष्प में पाए ही जाते हैं। और इन 4 चक्रों में इनको हम दो चक्रों में बांट सकते हैं। पहला चक्र आपका ये हो गया कैलिक्स और कोरोला के रूप में, और दूसरा चक्र हो गया एंड्रोशियम और गाइनोशियम के रूप में। जैसे प्याज के छिलके होते हैं परत दर परत, तो बाहर से भीतर की ओर प्याज के छिलकों को छीला जाता है। उसी भांति जो ये पुष्प होता है, इसमें भी जो 4 चक्र होते हैं वो बाहर से भीतर की तरफ, पहले बाहरी आवरण, फिर उसके अंदर का आवरण, फिर उसके अंदर का आवरण, फिर उसके अंदर के आने वाली चीज। तो सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कैलिक्स कहलाता है, जो कि आपका ये है। ये कैलिक्स के रूप में संरचना जानी जाती है। दूसरी बायोलॉजिकल भाषा में इसे सेपल भी कहा जाता है, सेपल। दूसरी संरचना जो कि बहुत ही रंगीन और आकर्षक सुगंधयुक्त संरचना होती है, जिसे कि पुष्प की पंखुड़ी के नाम से भी जाना जा सकता है। पुष्प की पंखुड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बोलते हैं कोरोला। कोरोला, जिसे दूसरी बायोलॉजिकल भाषा में कहा जाता है पेटल। पेटल। फिर ये पहला चक्र हो गया, ये दूसरा चक्र हो गया, ये सबसे बाहरी चक्र है। फिर उसके अंदर का चक्र ये है। बाहरी चक्र कौन सा हुआ? कैलिक्स या सेपल। इसके अंदर का चक्र क्या हुआ? कोरोला या पेटल। फिर तीसरे चक्र के रूप में ये जाना जाता है आपका एंड्रोशियम। इसे ही बोला जाता है एंड्रोशियम। हिंदी में इसे पुमंग के रूप में जानते हैं, और इसका दूसरा नाम पुंकेसर भी है। इसका दूसरा नाम पुंकेसर भी है। मुख्य रूप से यह है नर जननांग होता है। कौन सा जननांग होता है? नर जननांग। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका ये है। और सबसे अंत में जो बीचों बीच संरचना एक द्विलिंगी पुष्प के अंदर पर पाई जाती है, वो होती है गाइनोशियम। इसे क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम। इसमें जो 2 अंग हैं आपके अंदर के, जो कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, सबसे अंदर वाला और उसके बाहर वाला, ये जो होते हैं मुख्य जननांग के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों ही जो होते हैं ये मुख्य जननांग है, या प्राथमिक जननांग के रूप में भी इनको जाना जाता है। प्राथमिक जननांग। मुख्य जननांग या प्राथमिक जननांग के रूप में इसलिए जाना जाता है कि बिना नर जननांग, और ये जो मादा जननांग है, गाइनोशियम जो है ये क्या है? मादा जननांग है। बिना इनके लैंगिक जनन एक पौधे में नहीं हो सकता है। लैंगिक जनन के लिए पौधे में एक पुष्प का होना जरूरी है, और चूंकि आवृतबीजी पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, तो आवृतबीजी पौधे द्विलिंगी होते हैं, तो इसमें नर जननांग और मादा जननांग का होना अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों ही मुख्य जननांग होते हैं।
और जो कैलिक्स और कोरोला होता है ये आपके सहायक जननांग होते हैं। कौन से जननांग होते हैं? सहायक जननांग के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये दोनों सहायक जननांग होते हैं। इनका मुख्य कार्य मुख्य जननांगों को सुरक्षा प्रदान करना तो होता ही होता है, साथ ही साथ में परागण की क्रिया के लिए जो कीट पतंगे होते हैं या अन्य जंतु होते हैं उनको मुख्य रूप से आकर्षित करना होता है, तो इनको सहायक के रूप में इसीलिए जाना जाता है। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे जो बाहर का चक्र हुआ वो आपका कैलिक्स हो गया, फिर उसके अंदर का जो चक्र हुआ वो कोरोला हो गया, फिर उसके अंदर का जो चक्र हुआ वो एंड्रोसियम हो गया, और सबसे जो बीचों बीच चक्र पाया जाता है पुष्प का वो गायनोसियम हो गया। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि द्विलिंगी पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कितने चक्र होते हैं, 1 2 3 4 ये करके। दूसरे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि एक द्विलिंगी पुष्प में या आवृतबीजी पौधों में जो पुष्प पाया जाता है उसमें कितने जनन चक्र होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके चारों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पुष्प में जितने भी जनन चक्र पाए जाते हैं उनको बाहर से भीतर की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। तो आपको इसी तरीके से व्यवस्थित करना है। नंबर 1 पर कैलिक्स, नंबर 2 पर कोरोला, नंबर 3 पर एंड्रोसियम और नंबर 4 पर गायनोसियम। इसके रूप में आपको व्यवस्थित करना होगा। तो ये रहा इससे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं। अब जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, हाँ अलग एक चीज मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ बताने के लिए, ये जो नीचे का भाग है ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन, क्या नाम इसका हुआ? पुष्प आसन। पुष्प धन आसन बराबर होता है पुष्पासन, यानी कि ऐसा आसन जिस पर पुष्प बैठा हो। जैसे प्राचीन काल के राजा महाराजा एक आसन पर, गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा करते थे तो कहते थे वो उनका राजा साहब का आसन है। उसी तरीके से जो पुष्प होता है जिस आसन पर बैठा हुआ होता है उसे बोलते हैं पुष्पासन। मांसल शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि ये सिल्वर पार्ट होता है, इसमें और कोई चीज नहीं होती है, सेल्स होती हैं, मांसल भाग होता है, गूदेदार भाग होता है, इसीलिए इसको मांसल पुष्पासन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में जो ये नीचे की ओर एक डंडी जैसी संरचना होती है, पुष्प के नीचे फूले भाग के नीचे एक जो डंडी जैसी संरचना होती है, इसे पेडिसल के रूप में जाना जाता है। पेडिसल या पेडिकल भी कहा जा सकता है। इसे बोलते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत, पुष्पवृंत का मतलब होता है डंठल। जब आप किसी को गुलाब भेंट करते हैं तो उस डंडी को पकड़ के ही करते हैं ना, उसके ऊपर पुष्प स्थित होता है, तो वो जो डंडी होती है, जो मांसल पुष्पासन के नीचे का जो भाग होता है, उसे ही बोला जाता है पुष्पवृंत या पेडिसल। तो ये एक प्रारूपी जो द्विबीजपत्री पौधों में, आवृतबीजी पौधों में जो एक पुष्प पाया जाता है जो कि बाइसेक्सुअल होता है, नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, उसका एक प्रारूपी चित्र हो गया, जिसमें हमने क्या सीखा कि एक आवृतबीजी पौधे में जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। वो 4 चक्र अंदर से भीतर की तरफ किस क्रम में होते हैं? सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम और फिर अंत में बीचों बीच गायनोसियम। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान करने वाली बात है कि जो ये गायनोसियम है ये सबसे सुरक्षित जगह पर है, क्योंकि यहीं पर ये गायनोसियम है, ये 3 पार्टों में डिवाइड है। ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। इसे बोलते हैं क्या है? स्टिग्मा। ये आपकी होती है स्टाइल, और जो ये फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग, इसे बोला जाता है ओवरी। इसे बोला जाता है ओवरी, ओवरी या अंडाशय, ओवरी या अंडाशय। ये वर्तिका, स्टाइल वर्तिका हिंदी में बोलते हैं, और स्टिग्मा को वर्तिकाग्र। चूंकि वर्तिका के अग्र भाग पर स्थित है इसीलिए इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र। तो 3 प्रकार के 3 भाग कह लीजिए होते हैं एक मादा जननांग में।
सबसे प्रमुख भाग मादा जननांग में जो फूला हुआ भाग, ये सुराही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये जो फूला हुआ भाग है ये आपका ओवरी है, जिसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक, इसके ऊपर का भाग जो कि एक सुराही की गर्दन की भांति होता है, जिसे बोलते हैं स्टाइल वर्तिका कहलाता है, और उसका जो अग्रभाग है वो स्टिग्मा कहलाता है। इन सभी का एक मुख्य रोल होता है, जिसको हम आगे चल करके आगे वाले सेशन में अध्ययन करेंगे। ये तो आपका मादा जननांग या स्त्री केसर के अंग हो गए। दूसरा, ये जो नर जननांग है, जिसको एंडोसियम या पुंगंग या पुंकेसर कहा जाता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर का भाग है इसे बोलते हैं परागकोश। इसे बोला जाता है परागकोश, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है एंथर। क्या बोला जाता है? एंथर, ANTHER, परागकोश। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पराग और कोश, एक ऐसा कोश या थैली जहां पर परागकण होते हैं या जहां पर परागकण बनते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ऐसे कोश को या ऐसी थैली को बोला जाता है परागकोश। तो ये जो पुंकेसर भाग होता है, एंड्रोशियम अर्थात जो पुंगंग है, इसका सर्व प्रमुख भाग, ये कह लीजिए मेन पार्ट ऑफ द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुंगंग का जो मेन पार्ट है वो क्या है? एंथर है, परागकोश है। इसको आपको दिमाग पर रखना है। अगर ये 2 चीज दिमाग में आपने रख लिया, नर जननांग और मादा जननांग कौन कौन होते हैं? नर जननांग के रूप में पुंगंग, एंड्रोशियम या पुंकेसर, 3 नाम अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये नर जननांग की बात हो रही है एक पुष्प के। यदि मादा जननांग की बात हो जाए तो मादा जननांग को या तो आप क्या कह लेंगे? गायनोशियम। ये यहां पर लिखा हुआ देखिए, गायनोशियम। ठीक, गायनोशियम, इसको बोला जाता है जायांग। ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो गायनोशियम होता है, ये पूरा पोर्शन जो स्त्री केसर के रूप में जाना जाता है, उसका दूसरा नाम जायांग भी है, जो कि 3 भागों में विभाजित होता है। नीचे का खुला हुआ भाग जो होता है वो ओवरी अंडाशय कहलाता है, ऊपर का नलिकाकार भाग स्टाइल या वर्तिका कहलाता है, और ऊपर का ढक्कनदार भाग जो थोड़ा सा ब्लंट होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ये 2 चीजें आपको हमेशा दिमाग पर रखनी है, क्योंकि ये मुख्य जननांग है एक द्विलिंगी पुष्प के। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे। जीवन चक्र, मुझको लगता है पानी ज्यादा होता है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। चल नहीं रहा है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल इन द सेंस, एक पुष्प से फल बनने तक की क्रिया में जितनी भी घटनाएं निहित होती हैं वो जीवन चक्र के रूप में जानी जाती हैं। मतलब एक पुष्प है,
पुष्प में सबसे पहले नर जननांग बने, इसके बाद में वो परिपक्व हों। मादा जननांग हो, मादा जननांग इसके बाद में उनका परिवर्धन विकास हो। इसके बाद में जो उनके मेल और फीमेल गैमीट हों वो आपस में फ्यूज हों, फ्यूज होने के बाद में एम्ब्रियो बने, उसके बाद में फल और बीज बन जाएं। ये पूरी घटनाएं निहित होती है। तो इनको हम एक क्रम में अध्ययन कर लेते हैं जो कि पेपर में आपके आ सकता है। पहला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का जहाँ भी जेनेसिस शब्द का मतलब आ जाए तो वहाँ पर आप ये समझ जाइएगा कि किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है। तो यहाँ पर लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जेनेसिस और क्या है माइक्रोस्पोरो, यानी कि माइक्रोस्पोर का क्या हो रहा है बनना। माइक्रोस्पोर क्या करते हैं बनते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत माइक्रोस्पोर बनते हैं और ये माइक्रोस्पोर और कुछ नहीं होते, ये होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स को हिंदी में बोला जाता है परागकण। क्या बोला जाता है परागकण पाया जाता है। दैट मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस in which pollen grains are formed। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परागकणों का निर्माण होता है और परागकण बनते हैं। दूसरी है प्रक्रिया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण। जो हमने पहले चित्र बनाया था एक पुष्प का, उसमें एंथर था, परागकोश था और वर्तिकाग्र था। जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो ये घटना कहलाती है परागण। ये घटना क्या कहलाती है परागण। एक नंबर में प्रश्न आ जाता है, एक नंबर में प्रश्न आता है कि परागण किसे कहते हैं। तो आप सीधी सी बात यहीं पर आप समझ रहे हैं कि परागकोश के अंदर जो परागकण बने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत, वो परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो ये घटना क्या कहलाती है परागण कहलाती है। दैट मीन्स पॉलिनेशन कहलाती है। तीसरे नंबर की घटना जो होती है वो होती है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स युग्मकोद्भिद, मेल मीन्स नर, ऑफ होने का, डेवलपमेंट मीन्स परिवर्धन या विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास, इसका मतलब क्या हुआ नर युग्मकोद्भिद का विकास। इसमें होता क्या है जब परागण की क्रिया हो जाती है, परागण की क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाता है, क्रिया परागण कहलाती है। फिर वर्तिकाग्र के ऊपर जल और कुछ पोषक पदार्थों को अवशोषित करके जो परागकण होता है वो अंकुरित होने लगते हैं। जब वो अंकुरित होते हैं तो परागकणों में जर्मपोर होते हैं, वहां से पराग नलिका पॉलन ट्यूब निकलती है। वो पॉलन ट्यूब निकलती है तो वो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। परागकण में जर्मपोर होता है, छोटा सा छिद्र होता है, वहां से परागकण का अंकुरण होता है तो एक लंबी सी नलिका का संरचना निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। वो मेल गैमेटोफाइट बनाती है जिसमें विकसित होकर के क्या बनता है मेल गैमीट बनता है। उससे विकसित होकर के क्या बनता है मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट बनता है। और मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट बनने की प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट का निर्माण होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इस प्रकार की क्रिया है जिसके फलस्वरूप मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट का निर्माण
होता है या किया जाता है। ये तो हो गई आपकी पुंकेसर, पुमंग या इंड्रूशियम की कहानी कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक, अब आ जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है। ठीक, तो उसके लिए फिर से इसका अध्ययन किया जाएगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओवरी होती है, ओवरी मीन्स अंडाशय। अंडाशय किसका भाग है? मादा जननांग का भाग है। और मैंने जो बताया था एक सुराहीनुमा जो संरचना होती है, उस सुराहीनुमा संरचना के नीचे जो फूला हुआ भाग होता है वो ओवरी या अंडाशय कहलाता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये मादा जननांग का सर्वप्रमुख भाग होता है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ओवरी की। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, जिसे हिंदी में बोला जाता है बीजांड, जिसे बोला जाता है बीजांड। यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है। कहाँ पर? ओवरी के अंदर जो उपस्थित होता है बीजांड, ओव्यूल। यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? मेगा स्पोर बनते हैं, जिसके फलस्वरूप बनते हैं मेगा स्पोर। ठीक, तो ये आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये 10 हो गया। ये आपकी हो गई डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का विकास या परिवर्धन। ठीक, तो ये जो मेगा स्पोर बना, मेगा स्पोर से ही, ये जो मेगा स्पोर बनता है आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत ओव्यूल में, इससे ही क्या बन जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। और फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में आपका जाना जाता है एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट, जिसे कि कहा जाता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के रूप में किसे जाना जाता है? एम्ब्रियोसाइट को। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोर डेवलप होकर के क्या बनाता है? भ्रूण कोश बनाता है, आपका एम्ब्रियोसाइट बनाता है। और फिर इसी से बन जाता है, भ्रूण कोश से ही बन जाता है, भ्रूण कोश में ही होता है एग सेल। एग सेल, जो ये एग सेल होता है, ये आपका फीमेल गैमीट होता है। ये आपका क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। एग सेल क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। तो दो प्रक्रियाएं हुई, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये मैं पुंकेसर में अर्थात स्त्री जननांग जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। पहली क्रिया होती है इस मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसके फलस्वरूप मेगा स्पोर बनते हैं। और फिर दूसरी क्रिया होती है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जब फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, जिसके अंतर्गत जो मेगा स्पोर बनता है, उससे बन जाता है एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोश। ठीक है, और भ्रूण कोश के अंदर ही होता है एग सेल, जो कि फीमेल गैमीट कहलाता है। अब आपके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्राप्त हो गए, तो इसके बाद में कौन सी क्रिया होगी? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके बाद में आपका होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन। एक नंबर में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कभी भी कहीं भी किसी भी समय पूछ सकता है कोई चलते फिरते। तो आपको जवाब देना है कि जो मेल गैमीट होता है
और जो फीमेल गैमीट होता है उनका जब फ्यूजन हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है, तो यही घटना आपकी निषेचन कहलाती है। क्या होता है इसमें, इसको इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन, आगे बात समझ में। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का ये क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, संयुग्मन हो गया। फ्यूजन मीन्स क्या होता है, संयुग्मन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के जब संयुग्मन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, तो ये घटना क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक, जो पुंकेसर से मेल गैमीट बने, स्त्री केसर से फीमेल गैमीट बने, अब वो आपस में क्या किए, संयुग्मित हो गए, फ्यूजन हो गया उनका, तो ये क्रिया क्या कहलाई, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं एम्ब्रायोजेनी। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके फलस्वरूप यहां बनता है जाइगोट। क्या बनता है ये, जाइगोट। और जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। गैमीट मीन्स युग्मक होता है, गैमीट मीन्स क्या होता है, युग्मक होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संयुग्मन हुआ तो जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। और यही युग्मनज डेवलप होकर के, क्या होकर के, विकसित होकर के, यही युग्मनज विकसित होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। AMBRYO, एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण। ये क्या बनाता है, युग्मनज विकसित होकर के एम्ब्रियो बना देता है। ठीक, ये घटना कहलाती है आपकी एम्ब्रायोजेनी घटना कहलाती है। ठीक, फिर इसके बाद में अंत में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म का बनना, ये घटना घटित होती है। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और फिर उसका परिवर्धन होता है, अर्थात वो विकसित होता है। जब ये सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो एक द्विलिंगी पुष्प से एक बीज युक्त फल का निर्माण हो जाता है। ये पूरी कहानी होती है, एक लाइफ साइकिल होती है एक पुष्प की, कि एक पुष्प से किस प्रकार से एक बीज युक्त फल का निर्माण होता है। आइए इसको एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि एक द्विलिंगी पुष्प से एक बीज युक्त फल के बनने की कहानी क्या होती है। सबसे पहली घटना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। और माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स अर्थात परागकण होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, परागकण कहाँ पर होते हैं, परागकोश के भीतर होते हैं। तो अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ घटित हुई होगी, परागकोश अर्थात एंथर के अंदर घटित हुई होगी। ठीक, ये एक पॉइंट की बात है। दूसरा पॉलिनेशन, जब परागकण बन जाता है तो परागकोश का जो स्फुटन होता है उसकी शुष्कता के कारण या अन्य कारणों से, पानी की कमी से शुष्क हो जाता है, वो फट जाता है लॉन्गिट्यूडिनल। जब फट जाता है तो परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जो स्त्री केसर का सबसे ऊपर का भाग है, जो सुराही सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वहां पर पहुंच जाते हैं। वो क्रिया आपकी कहलाती है परागण। तीसरी जो घटना घटित होती है वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच जाते हैं, परागण हो जाता है, तो फिर उसके बाद में वो जल को अवशोषित करके और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करके अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। उनमें से कोई एक जो परागकण होता है उसके जन्म पोर से
एक नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। उसमें वो क्या बनाती है, मेल गैमेटोफाइट बनाती है और उस मेल गैमेटोफाइट में ही मेल गैमीट होता है। इसके बाद में ये तो नर जननांग की बात हो गई। अब मादा जननांग की यही बात कर लेते हैं। नर जननांग विकसित हो गया, डेवलप हो गया जनन करने के लिए। अब मादा जननांग कैसे डेवलप होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो मादा जननांग अर्थात जायंग अर्थात गायनोसियम अर्थात पिस्टिल भी कहा जाता है इसको, इसका सर्वप्रमुख भाग ओवरी होता है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वहां पर मेगा स्पोरोजेनेसिस क्रिया होती है। जिस प्रकार से एंथर या परागकोश के अंतर्गत माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, उसी तरीके से ओवरी अंडाशय के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है। कहां पर होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल में, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, मेगा स्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर बन रहा था। यहाँ क्या बन रहा है, मेगा स्पोर बन रहा है। फिर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दूसरी प्रक्रिया इसमें क्या होगी, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो मेगा स्पोर्स से आपका क्या बन जाता है, मैंने आपको बताया था कि मेगा स्पोर्स से आपका बन जाता है एम्ब्रियो शैक। जो एम्ब्रियो शैक होता है वो परिवर्धन के अंतर्गत आ जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन है, फीमेल गैमेटोफाइट का विकास। और जो एम्ब्रियो शैक होता है उसमें एग सेल पाई जाती है, वही होती है फीमेल गैमीट। अब मादा जननांग और नर जननांग दोनों ही उत्पन्न होकर के पुष्ट हो गए, मेच्योर हो गए। अब उनका फ्यूजन होना है। जब फ्यूजन हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाएगी। तो फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया आती है। फर्टिलाइजेशन क्रिया में जो नर युग्मक मेल गैमीट, मादा युग्मक फीमेल गैमीट, उनका फ्यूजन या संयुग्मन हो जाता है। तो ये क्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन के फलस्वरूप जब दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो इससे क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज ही डेवलप होकर के एम्ब्रियो या भ्रूण बना देता है। तो ये घटना आपकी एम्ब्रायोजेनी कहलाती है। और यही जो एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो अगली घटना में और भी अधिक विकसित हो जाता है और निर्माण करता है एंडोस्पर्म का। और वो एंडोस्पर्म और अधिक डेवलप हो जाता है। अब ये सारी घटनाएं जब घटित हो जाती हैं तो एक बीज युक्त फल का निर्माण हो जाता है। ये इसका जीवन चक्र यहीं से खत्म होता है। तो आज के टॉपिक में बस मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। आज मैंने पुष्प की संरचना बताई कि इसमें 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम, बाहर से भीतर की ओर या बाहर से अंदर की ओर। ठीक, इसमें जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो सहायक जननांग होते हैं और जो एंड्रोसियम और गैनोसियम होते हैं वो मुख्य जननांग होते हैं या प्राइमरी जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद, थैंक यू।